प्रिय छात्रों, आज से हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ख्याति क्या होती है। एक व्यवसाय की औसत या सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जन क्षमता ही ख्याति कहलाती है। इसका आशय यह है कि यदि किसी व्यवसाय में हानि हो रही है या सामान्य लाभ ही प्राप्त हो रहे हैं तो उस व्यवसाय की ख्याति नहीं होती है। ख्याति को एक परिभाषा में ढालना मुश्किल है। लॉर्ड मैकनॉटन ने कहा है कि ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना सरल है किंतु इसकी परिभाषा देना कठिन है। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को व्यापारिक संस्था की वस्तु क्रय करने के लिए लाती है। यह उन वस्तुओं में से एक होती है जो एक जमे हुए पुराने व्यवसाय को प्रथम बार प्रारंभ हुए नए व्यवसाय से पृथक करती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन के आनंदमय क्षणों को मूर्त रूप से देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार ख्याति को भी मूर्त रूप से देखा नहीं जा सकता, अपितु व्यापार की लाभार्जन क्षमता के आधार पर उसका अनुभव किया जा सकता है। एक और परिभाषा जॉनसन की परिभाषा है। उसके अनुसार ख्याति एक संपत्ति या व्यवसाय का वह अमूर्त भाग है जिसकी उत्पत्ति व्यवसाय से संबंधित संपत्तियों या व्यवसाय से परोक्ष रूप से संबंधित घटकों के कारण नहीं होती है। उदाहरण के लिए, ख्याति की उत्पत्ति व्यवसाय की उत्तम प्रतिष्ठा के कारण या सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जन क्षमता के कारण हो सकती है। अब हम देखते हैं कि ख्याति कितने प्रकार की होती है। ख्याति दो प्रकार की होती है, एक तो क्रय की गई ख्याति और दूसरा आनुवंशिक या बिना क्रय की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति देखते हैं। यह ख्याति तब उत्पन्न होती है जब एक व्यवसाय को क्रय किया जाता है और क्रय प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई राशि प्राप्त की गई राशि से प्राप्त की गई शुद्ध मूर्त संपत्तियों से अधिक होती है। यह किसी नए व्यवसाय में क्रय के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से पैदा नहीं की जा सकती। अब क्रय की गई ख्याति की कुछ विशेषता हैं, जिसमें पहली है कि यह अधिग्रहण पर ही उत्पन्न होती है। दूसरा है यह क्रय व्यवहार द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और तीसरा है कि ख्याति के लिए दिया गया मूल्य भविष्य के लाभों के प्रति क्रेता की प्रत्याशा पर निर्भर करता है। और लास्ट है वित्तीय विवरणों में इसका स्थान दिया जाता है, यानी कि जो हम क्रय करते हैं ख्याति, उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। दूसरा है आनुवंशिक या बिना क्रय की गई ख्याति। यह व्यवसाय में स्वतः उत्पन्न ख्याति से संबंधित होती है तथा यह तब उत्पन्न होती है जब वर्षों बाद व्यवसाय स्वयं अपनी ख्याति प्राप्त कर लेता है। यानी ये खरीदी नहीं जाती है, ये व्यवसाय अपने प्रतिष्ठा अपने आप अर्जित करता है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं कि यह आंशिक रूप से उत्पन्न होती है और इस प्रकार की ख्याति में लागत स्थापित नहीं की जा सकती और ख्याति का मूल्यांकनकर्ता के विषयगत मूल्यांकन पर निर्भर करता है और यह क्रय प्रतिफल द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती और इससे वित्तीय विवरणों में स्थान नहीं दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि ख्याति के मूल्यांकन में ध्यान रखे जाने वाले कौन कौन से तत्व हैं। ऐसे तत्व जो व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करते हैं तथा ख्याति के निर्माण या उत्पत्ति में सहयोग देते हैं, वो ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक होते हैं और वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है कि श्रेष्ठ प्रबंध वर्ग। अगर प्रबंधक वर्ग श्रेष्ठ है तो इस स्थिति में उस व्यवसाय की ख्याति होती है। उसके अलावा उत्तम विक्रय प्रबंधक या संगठन और प्रभावी विज्ञापन है। प्रतिद्वंद्वी के प्रबंध में अगर कमजोरी है
हमारा प्रबंध श्रेष्ठ है और प्रतिद्वंदी का प्रबंध कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में हमारी ख्याति ज़्यादा होगी। अगर हमारे विज्ञापन प्रणाली या प्रभावी विज्ञापन करते हैं तो ख्याति हमारी अधिक होगी। इसी प्रकार से गुप्त उत्पादन प्रक्रिया है, हमारी जो प्रतिस्पर्धी हैं उसे हमारी उत्पादन प्रक्रिया के बारे में ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से श्रम से हमारे अच्छे संबंध हैं, या व्यवसायी की ईमानदारी के कारण उसको उत्तम साख सुविधा मिलती है। कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उच्च शिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी की ख्याति होगी। कर्मचारियों के लिए उच्चतम शिक्षण कार्यक्रम अभी मैंने बताया जैसे आपको। इसी प्रकार से सामाजिक कार्य में भाग लेने एवं धर्मार्थ कार्यों के लिए दान देने के कारण समाज में उच्च प्रतिष्ठा हो। इसी प्रकार से प्रतिद्वंद्वी के व्यवसाय में उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियां हों और अन्य व्यवसायों के अनुकूल सहयोग हो, महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में भी ख्याति अच्छी होगी। बुद्धि और साधनों की खोज हो और अनुकूल परिस्थितियां हो और अनुकूल सरकारी नियम हो, तो ऐसी स्थिति में हमारी ये व्यवसाय की जिसकी हम ख्याति की गणना कर रहे हैं उसकी ख्याति ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों को, ये सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम देखते हैं कि ख्याति के मूल्यांकन की परिस्थितियाँ, कब कब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सबसे पहला है एकाकी व्यापार की स्थिति में। अब एकाकी व्यापार की स्थिति में कब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है? जब या तो व्यवसाय को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जाए, या जब एकाकी व्यवसाय द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को साझेदार बनाया जाए। ये सब आप पढ़ चुके हैं, आपने पार्टनरशिप पढ़ी है। उस स्थिति में जब नया व्यक्ति पार्टनरशिप बनती है तभी भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। जब सरकार द्वारा व्यवसाय को अनिवार्य योजना के अंतर्गत लिया जाए तो उस समय भी ख्याति का मूल्यांकन करना होगा। और जब एकाकी व्यवसाय की मृत्यु हो जाए तो उस पर वेल्थ टैक्स निर्धारित करना हो, तभी भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये था एकाकी व्यवसाय की स्थिति में। अब साझेदारी संस्था की स्थिति में, साझेदारी संस्था की स्थिति में भी आपको पता है कि कब कब किया जाता है। एक तो जब नए साझेदारी को प्रवेश दिया जाता है, या कोई साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण कर लिया जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या साझेदारी व्यवसाय को बेच दिया जाता है, या जब साझेदारियों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, और इसके अतिरिक्त जब साझेदारी व्यवसाय को कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जाता है, या साझेदारी फर्म का किसी अन्य फर्म के साथ एकीकरण किया जाए, या जब सरकार द्वारा साझेदारी व्यवसाय को अनिवार्य योजना के अंतर्गत लिया जाए। ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो इन सब परिस्थितियों में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखते हैं कंपनी की स्थिति में। कंपनी की स्थिति में वही, जैसे कि व्यवसाय को बेचा जाए तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, या जब कंपनी का किसी अन्य कंपनी के साथ एकीकरण या उसके द्वारा संविलियन किया जाए। ये आप पढ़ेंगे, ये चैप्टर एकीकरण, अमलगमेशन एंड एब्सॉर्प्शन। उस स्थिति में भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी भी कारण से अंशों का मूल्य निर्धारित किया जाना हो, और जब अन्य कंपनी द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने हेतु उस कंपनी के अंश खरीदे गए हों, या जब कंपनी की हानि अपलिखित करने या लाभ को बढ़ाने हेतु ख्याति खाता पुनः खोलना आवश्यक समझा जाए। इन परिस्थितियों में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। और लास्ट में जब कंपनी के व्यवसाय को सरकार द्वारा अनिवार्य योजना के अंतर्गत लिया जाए, तो इन सब परिस्थितियों में हमें ख्याति का मूल्यांकन करना होता है। अब हम देखते हैं कि क्रय की गई ख्याति के मूल्यांकन का क्या आधार होता है, यानी किस किस तरीके से हमें ख्याति का मूल्यांकन करना है, तो उनके आधार क्या होंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ख्याति भविष्य में आशातीत लाभों का वर्तमान मूल्य है। इसका मतलब है कि भविष्य के इन आशातीत लाभों का स्पष्ट निर्धारण करना संभव नहीं है, अतः इनका सर्वोत्तम अनुमान व्यवसाय के गत वर्षों के लाभों के आधार पर लगाया जाता है, और इस अनुमान के लिए किसी एक वर्ष का लाभ पर्याप्त नहीं रहता है, अतः कुछ वर्षों के लाभों का औसत ले लिया जाता है, और उस औसत लाभों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। और ख्याति के मूल्यांकन के
दो आधार होते हैं, एक तो है व्यवसाय के भविष्य में कायम रहने वाले लाभ और दूसरा है व्यवसाय के अधिलाभ। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभ को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ, इसके लिए सबसे पहले तो हम ये निश्चित करते हैं कि कितने वर्षों के लाभों का औसत निकालना है। ये जनरली ये अवधि होती है 3 साल या 5 साल या 7 साल। तो सबसे पहले ये ज्ञात कर लिया जाता है कि इन वर्षों के अलग अलग लाभ कितने हैं। और लाभ से आशय जैसे कि आपको पता है शुद्ध लाभ से है, न कि सकल लाभ से। अब इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन से एडजस्टमेंट करने हैं। तो इसमें सबसे पहला है असाधारण आय। असाधारण आय से आशय है कि यदि गत वर्षों में कोई ऐसी आय जो कि असाधारण रूप से हुई है या व्यवसाय के नॉर्मल बिजनेस के से नहीं हुई है, तो ऐसी आय को उस वर्ष के शुद्ध लाभ में से घटा देना चाहिए। असाधारण जो कि कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती। इसी प्रकार से असाधारण व्यय, अगर किसी वर्ष में, किसी गत वर्ष में जिसके आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसमें कोई असाधारण व्यय घटा हुआ है तो उसे उस वर्ष के लाभ में जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा है अन्य समायोजन। अन्य समायोजन में हम देखते हैं कि सबसे पहला है व्यवसाय के स्वामी या स्वामियों का पारिश्रमिक। अब देखिए, यदि व्यापार का स्वामी व्यापार की देखभाल व प्रबंध करता है तो उसके द्वारा संपादित सेवाओं के लिए उचित वार्षिक पारिश्रमिक औसत लाभ में से घटा देना चाहिए। उचित पारिश्रमिक का निर्धारण किस प्रकार से होता है? व्यवसायी की योग्यता, कार्यक्षमता तथा उसके द्वारा व्यवसाय की देखभाल व प्रबंधन में बिताए गए समय इत्यादि को देखकर किया जाता है। तो यदि व्यवसाय के स्वामी का उचित पारिश्रमिक दिया हुआ है तो हमें उसे घटा देना चाहिए। इसके पहले हमें ये जो ऊपर एडजस्टमेंट किए थे, असाधारण आय, असाधारण व्यय, और इनको एडजस्ट करना चाहिए। इसके पश्चात ये हम अन्य समायोजन करेंगे। इसमें सबसे पहला भी हमने देखा कि व्यवसाय के स्वामी या स्वामियों का पारिश्रमिक। इसके बाद भविष्य के वर्षों में किसी आय के न रहने की संभावना। ये पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से भिन्न है। किस प्रकार से भिन्न है कि अभी तक तो कोई आय हो रही थी पिछले गत वर्षों में, लेकिन भविष्य में नहीं होगी। तो क्योंकि आपने देखा, हम ये निकाल रहे हैं भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ, यानी भविष्य में कितने लाभ प्राप्त होंगे उसके आधार पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जो आय भविष्य में नहीं होगी उसे हम घटा देंगे, एवरेज प्रॉफिट में से घटा देंगे। और इसी प्रकार से भविष्य के वर्षों में किसी नए आय की होने की संभावना है, यानी एक ऐसी आय जो अभी तक नहीं होती थी लेकिन भविष्य में होगी तो उसे हम जोड़ देंगे। इसी प्रकार से आय का अपोजिट व्यय भी हो सकता है कि व्यय किसी भविष्य के वर्षों में किसी व्यय के न होने की संभावना हो या कम होने की संभावना हो, तो व्यय कम होंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लाभ में उस राशि को बढ़ा लेंगे। इसी प्रकार से यदि कोई व्यय है जो कि भविष्य में होगा या किसी वर्तमान व्यय में वृद्धि का अनुमान है, तो इससे भविष्य के लाभ घट जाएंगे। तो ऐसी राशि से हम शुद्ध लाभ में से इसको माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से एक और पॉइंट है स्थायी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। यदि स्थायी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो भारतीय लेखा मानक 6 के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत अगर स्थायी संपत्तियों में वृद्धि या कमी होती है तो भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करते समय उन संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा और इस मूल्यह्रास की राशि से भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ की गणना जब हम करेंगे तो उसको समायोजित किया जाएगा। इसके बारे में हमें दे रखा है, अगर प्रश्न में डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दे रखी है तो हम किस प्रकार से डेप्रिसिएशन लगाएंगे ये हमें दिया हुआ है। इसके लिए रेट फिक्स कर रखी है। जैसे मान लीजिए लैंड है
तो लैंड की अगर रेट नहीं दे रखी है, लैंड में डेप्रिसिएशन होता भी नहीं है, तो लैंड की डेप्रिसिएशन नील हम लगाएंगे। अगर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दे रखी है तो 10% पर एनम की दर से लगाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी की 15% पर एनम, मोटर व्हीकल की 15% पर एनम और फर्नीचर की 10% पर एनम। अगर प्रश्न में दे रखी है रेट तो उस आधार पर लगाएंगे, अगर नहीं दे रखी है तो जो मैंने अभी रेट बताई उसके आधार पर मूल्यह्रास लगाया जाएगा। इसके अलावा हमें और एडजस्टमेंट करना है। एक है कि यदि कोई गैर व्यापारिक विनियोग है तो उस पर अर्जित आय को भी घटा देना चाहिए, क्योंकि हमें गुडविल का मूल्यांकन करना है और गुडविल का मूल्यांकन हमें इस प्रकार से करना है कि व्यवसाय से हमें कितना लाभ हो रहा है। तो ये गैर व्यापारिक विनियोग हैं अगर, तो उस पर अगर अर्जित आय है तो उसको घटा देना चाहिए। इसके अलावा देनदारों पर डूबल ऋण के लिए प्रावधान। अगर कोई हमें ये प्रश्न में दिया हुआ है कि देनदारों पर डूबत ऋण का प्रावधान नहीं किया गया है या ज़्यादा करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें उस पर प्रावधान करना होगा। ये अगर कोई लेखांकन त्रुटि है और इसका प्रभाव चालू वर्ष के लाभ पर भी पड़ रहा है। दूसरी ओर यदि वह भविष्य में आशातीत लाभों की सूचना के रूप में दिया गया है तो छात्रों को औसत लाभ ज्ञात करते समय इसे घटाना उपयुक्त होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि यदि हमें दिया हुआ है देनदारों पर डूबत ऋण के लिए प्रावधान तो उसका ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमें ये सारे एडजस्टमेंट करने हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि लाभों की सामान्य औसत की अपेक्षा भारित औसत ज्ञात करना। इसका क्या आशय है? यदि आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ज्ञात करने से पहले हमें ये देखना होता है कि 3 वर्षों का प्रॉफिट लेना है, 5 का लेना है या 7 का लेना है। ये निश्चित करने के पश्चात हम प्रॉफिट्स को देखेंगे। यदि प्रत्येक वर्ष प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, यदि उनका इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो ऐसी स्थिति में हम सामान्य औसत निकालने के बजाय भारित औसत निकालते हैं, यानी वेटेड एवरेज निकालते हैं। उस स्थिति में हम पहले जैसे बढ़ते हुए क्रम में है, तो जैसे पहले साल का प्रॉफिट जैसे 28,000 है तो उसको 1 वेट देंगे। अगले साल मान लीजिए 36,000 है तो उसको 2 वेट देंगे। उसके बाद 48,000 है तो उसको 3 वेट देंगे। उसके बाद 60,000 है तो उसको 4 वेट देंगे। उसके बाद 90,000 है तो उसको 5 वेट देंगे। इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में है तो हम इसको वेट देंगे। इस बार ये आप ध्यान में रखेंगे कि सामान्य औसत निकालने के बजाय भारित औसत निकालेंगे। आज हम इतना ही देखेंगे। कल मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।